दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं इस वक्त एनएसयूआई कार्यालय के सामने, जहां छात्र अधिकार मार्च का आह्वान आज एनएसयूआई ने किया था। हमारे साथ मौजूद है फारूक आलम जी, जो जेएनयू एनएसयूआई के नेता हैं। फारूक आलम जी, आज कौन सी मांगों को लेकर ये आह्वान किया गया? देखिए, पहली बात तो यहाँ हम लोग अभी उस काबिल नहीं है, नेता नहीं है, क्योंकि नेता होने के लिए आजकल कोबड़ा सांप बनना पड़ेगा, हाँ, छिपकली बननी पड़ेगी, ठीक है, पैसे वाले होने पड़ेंगे, तो नेता नहीं है। हम एक कंसर्न स्टूडेंट हैं और आपको पता है जेएनयू हमेशा से, ठीक है, इट हैज़ बीन ऑलवेज ए वाइब्रेंट कैंपस, पॉलिटिकली वाइब्रेंट, पॉलिटिकली बहुत साउंड कैंपस रहा है, तो हम वहाँ के हिस्सा हैं। तो आज जो जेएनयू एनएसयूआई का जो नेशनल कॉल है कि डिग्री दो, जॉब दो, रोजगार दो, या फिर डिग्री वापस लो, तो हमारा ये सोचना है कि जब इस देश की हालत आज नहीं, पिछले 5 साल से ही, 2016 से ही जब नोटबंदी हुई थी, तब से ही नोटबंदी होने के बाद क्या हुआ कि इतने डिमोनेटाइजेशन हुआ ना। पहले डिमोनेटाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, एक तो जो कमा उमा के जो लोग रखे थे तकिया के नीचे, वो उनको छीन लिया गया, उनको खर्च कर दिया गया। उसके बाद जब जीएसटी लागू हुआ, तो जीएसटी के बाद क्या हुआ, जितने भी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज थे उनकी कमर तोड़ दी गई, वो ख़त्म हो। उसके बाद जब ये जो क्या कहते हैं नेचुरल क्राइसिस आया, ये कोरोना वाला, तो इसके वजह से हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमरा गई। लेकिन अब जब इकोनॉमी जब रिवाइव कर रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमको तो बैक आना चाहिए ना। लोगों जो जॉब में थे, जो युवा जॉब में थे, जो छात्र जॉब में थे, जो डॉक्टर थे, जो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को या फिर पब्लिक सेक्टर, उनको तो वापस लाना है ना। और वापस लाने के बजाय आप इतने सारे वैकेंसीज हैं, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, या फिर कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो आप उस वैकेंसी को भरने के बजाय आप तो कॉर्पोरेट के हाथ में दिए जा रहे हैं। आपको फर्ज तो ये बनता है कि आप वैकेंसी निकाल के क्या कहते हैं, आप वहाँ रिक्रूट करो। आप ये बताइए, हमारे देश में अभी क्या चल रहा है? 400 बीमारी पे एक डॉक्टर है। आप सोच सकते हैं, 400 बीमारी पे एक डॉक्टर है, एक गवर्नमेंट डॉक्टर। तो ऐसे हालात में जिस देश की 70% पॉपुलेशन कृषि पे डिपेंडेंट है, जिस देश का 80% लोग, 80 to 85% लोग क्या कहते हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, कमा के पेट भरते हैं, ऐसे लोग अगर पब्लिक फंडेड ये नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा, सुविधाएं नहीं होगी, तो वो कहाँ से अपना इलाज कराएंगे? हम जैसे स्टूडेंट अगर इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ही आप फंड नहीं करेंगे, जहाँ पर हम एक मिनिमम खर्चे में हम पढ़ सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी को आप अगर प्राइवेट के हाथ में दे देंगे तो क्या होगा? अभी आप देखिए, मैं नवोदय का स्टूडेंट हूँ, नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ पर एक गरीब का बच्चा, क्या, एक अनाथ बच्चा जिसका कोई नहीं है, वो भी वहाँ पढ़ सकता है। उसको पढ़ने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़े लत्ता सब वहाँ से मिलता है। मैं वहाँ से 6 to 12 मैं वहाँ से पढ़ाई किया। अभी क्या कर रहा है? कुछ दिन पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर बोली थी ना कि हम क्या कहते हैं 100 सैनिक स्कूल बनाएंगे, तो अब उस नवोदय स्कूल को सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब इसको नवोदय स्कूल से रेवेन्यू कम मिलता था, तो वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसको अब सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कि सब कुछ हो सकता है देश में, धरनाएं हो सकती है, क्या कहते हैं, इलेक्शन हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, पार्टियां हो सकती है नेताओं की, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नहीं खुल सकते। तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कौन लोग रहते हैं? जो अवेयर हैं, जो हेल्थ को लेके अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो हम तो सैनिटाइज करेंगे, मास्क लगा कर रखें, तो हमें क्यों बांध के रखे हो? लेट अस कम टू आवर कैंपस ना, let us give the chance to have study. Let us call the student to their campus. Let them study in the library, let them study in the lab. But we have been completely caged in our home. ठीक है, even we are not getting the facility that we required. I'm a student of PhD, we are not getting the facilities. I'm supposed to write my synopsis, but I'm not getting the excess of library, excess of books, which is present in the library, but the library is not open. ठीक है, तो ऐसे हालात में स्टूडेंट को एक क्या कहते हैं, बंधक में बांध के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट कैंपस लौटेंगे तो वहाँ से फिर क्या कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज से तो इसका रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं। इसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? इसका जहाँ से इसका रेवेन्यू जनरेट होगा, उन तमाम चीज़ों पे ये छोड़ रहे हैं जहाँ इससे इनका पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, जहाँ से इनका रेवेन्यू का कोई ये नहीं है, उसको बंद रखे हैं। अब आप वेस्ट बंगाल का नज़ारा देखिए। वेस्ट बंगाल में अभी क्या चल रहा है? कोई नाग निकल के आ रहा है, तो कोई कोबरा निकल के आ रहा है, कोई छिपकली तो कोई बंदर। ये चल क्या रहा है इस देश में हमारा?
आपने देखा है ना, इसी यही तमाम नौटंकी की वजह से ही ना, अभी आपने देखा है ना कि 4-5 रोज पहले फ्रीडम हाउस का एक रिपोर्ट आया, क्या कहा उसने, हाँ, कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो पार्टली रूप से बच के रह गया, आंशिक रूप से बच के रहा है। जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इतना चोट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इतना रेस्ट्रिक्शन है, कोई कुछ बोल दे यूपीए लगा दिया, कुछ बोले यूपीए लगा दिया, एनएसए लगा दिया, सेडिशन क्या है ये, शशि थरूर कुछ बोल देंगे सेडिशन लगा देंगे। इन जाहिलों का अंबार भर पड़ा है, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो कहीं हो, और कह रहे हैं वहां जाके मोदी जी अभी कि असल परिवर्तन। अरे अच्छे दिन लाके तो ना दिन अच्छे हुए ना हमारे रात अच्छे हुए, और वहां जाके कह रहे हैं असल परिवर्तन। वहां क्या असल परिवर्तन करेंगे, कौन सा परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन वहां यही होगा कि जिस मैदान में मोदी जी खड़ा होकर बोले हैं जीत, अगर वहां सरकार बनी तो उसको अंबानी के हाथ में दे देंगे, वहाँ का जो हावड़ा ब्रिज है अंबानी के हाथ में दे देंगे, वहाँ का जो एयरपोर्ट है अंबानी के हाथ में दे देंगे, हाँ, वहाँ का जो म्यूजियम है वह अंबानी के हाथ में दे देंगे। यही परिवर्तन करेंगे और क्या करेंगे? इन तमाम चीज़ों को लेते हुए हम एक सरकार को सरकार के कानों तक एक आवाज़ पहुँचाने के लिए आए हैं कि इस देश में सब परेशान है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो इस देश के युवा हो, चाहे इस देश का मजदूर तबके के लोग हों, चाहे किसान तबका के लोग, सबको अब रोजगार चाहिए। बिना रोजगार का आप क्या करेंगे? कहाँ से आप पेट पालेंगे? आप पहले पेट पालेंगे तभी तो आप बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बिना रोजगार का तो कुछ होगा नहीं ना। आप बोले थे आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर क्या इसीलिए बने थे कि आप रोजगार नहीं देंगे और हमको खुद नाला के गैस से पकौड़ा बनाना है और बेचना है? यही बोले थे आप। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? यानी ये जो इनका हर एक चीज पे देखिए, कुछ भी बोलते हैं मोदी जी, उस पर कुछ ना कुछ छिपा रहता है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर देश को नहीं बोले थे कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये हमको डायरेक्टली कह रहे थे कि आत्मनिर्भर बनो, हम जॉब नहीं दे पाएंगे, हम तुम्हारी शिक्षा नहीं ढो पाएंगे, हम तुम्हारी इलाज नहीं ढो पाएंगे, आत्मनिर्भर बनो, कैसे भी हो तुम पेट पालो, दुनिया में आयो अपना संभालो, ये है आत्मनिर्भर। फारूक साहब, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, क्या वजह मानते हैं सरकार आवाज़ क्यों दबाना चाह रही है युवाओं की? देखिए, आवाज़ तो हमेशा ये तो आज नई बात नहीं है, ये शुरू से ही आया है। ठीक है, ये शुरू से ही आया है कि हमेशा डिसेंट को रोका गया, प्रेस किया गया है, सप्रेस किया गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ तो डिस्कोर्स ही नहीं चलने दे रहा है। अगर आप मोदी जी के खिलाफ बोल दिए तो आप देशभक्त, राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। अब अगर आप सरकार पे उंगली उठा दी, उनकी पॉलिसी पे सवाल खड़ा कर दिया तो आप देशद्रोही हैं। ठीक है, आप कुछ भी कह लीजिए ना, आप कहीं क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कोई सरकार की कोई पॉलिसी का, तो आप देशद्रोही हैं। और इसके मंत्री लोग तो आप लोगों को पता है, मीडिया के लोग कैसे कैसे लोग हैं कि जो क्या कहते हैं मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, जो मोदी जी को वोट नहीं करेगा, जो मोदी को सपोर्ट नहीं करेगा वो देशद्रोही। अरे किसी का बाप का ये देश थोड़ो है, किसी ने ये थोड़ो ठेका ले रखा है। कौन देशद्रोही होगा, कौन देशभक्त होगा, और कोई ये होगा। फारूक साहब, नेताओं का ये भी कहना है, सत्ताधारी पार्टियों के, कि देश की आज़ादी के बाद मोदी जी ऐसे पहले नेता जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। देखिए, दो ही लोगों का चर्चा होता है समाज में, सोसाइटी में और पब्लिक में, दो ही लोगों का, या तो चोर का होगा या तो बहुत ईमानदार का होगा। जो बीच वाला है ना, उसका कोई चर्चा नहीं होता है। तो एक सबसे पहले चर्चा हुआ था इस देश का, अब तक चर्चित प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनके बारे में सबको पता है कि दो ऑप्शन में से क्या है। और दूसरा बहुत चर्चित प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। तो आप चूज कर लीजिए दो ऑप्शन में से ये क्या है। समाज में, पब्लिक में दो ही लोगों से लोग डरते हैं। ठीक है, और दो ही लोगों का चर्चा होता है, या तो गुंडा हो, चोर हो, डकैत हो, लुटेरा हो, या फिर समाज के बहुत अच्छे शालीन और क्या कहते हैं डिसिप्लिन और पढ़े लिखे समझदार लोग हों। ठीक है, ईमानदार टाइप के आदमी, ऐसे लोगों को याद करते हैं। बीच वालों का तो कोई जगह नहीं। तो एक नेहरू जी ऊपर हैं, एक मोदी जी यहाँ। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया अभी इनका खर्चा होगा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में। अच्छा खासा संसद को तोड़ के नया संसद इनको बनाना है। ठीक है, और कह रहे हैं कर्जा में देश, तो कर्जा में क्यों नहीं डूबेगा? आप दाढ़ी रखेंगे, हाँ क्या कहते हैं बाल रखेंगे, 10,000 रुपया आप एक बार सैलून में खर्चा करेंगे, 10 को सूट आप डेली बदलेंगे, आपको यहाँ पर चाय पीना है, पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाना है, आपके लिए स्पेशल क्या कहते हैं वहां से एरोप्लेन बन के आएगा, तो कर्जा में नहीं जाएगा देश? कौन ऐसा प्रधानमंत्री देखा है भाई कि हमेशा फैशन में जीता है? और बोली भी देखिए, एक फैशन ही नहीं, जबान भी देखिए इनकी, कितनी गंदी जबान। आपने अभी देखा ना वेस्ट बंगाल ब्रिगेड के मैदान से क्या कह रहे थे ममता बनर्जी,
दीदी आपका स्कूटी को वहां गिरना था तो हम क्या करते, ऐ है ये प्रधानमंत्री है। शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री के नाम लेने पे, शर्म आती है। और आपको मैं बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, उसको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में हिस्ट्री में इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, कैसे दर्ज होगा। ऐसे तो मुसोलिनी का भी जिक्र है ना हिस्ट्री में, हिटलर का भी जिक्र है ना हिस्ट्री में, अब्राहम लिंकन का भी जिक्र है ना उसी हिस्ट्री में, फराव का भी जिक्र है ना। तो लोगों का तो जिक्र होगा, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, कैसी शब्दावली का इस्तेमाल होगी ये डिपेंड करता है ना, कैसा लफ्जों का चयन होगा ये डिपेंड करता है ना। वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी जिक्र है, शाहजहां का भी जिक्र है, वो लुटेरा क्या नाम था उसका, गजनी और गजनबी का भी जिक्र है। तो गजनी का कुछ और जिक्र है, मुगल बादशाह का कुछ और जिक्र है ना। तो जिक्र तो होगा, लेकिन देखिए, इंतजार कीजिए कि किस तरह से वो जिक्र किया जाएगा। और भाई आखिरी सवाल ये है कि पेट्रोल की बात की लगातार महंगा होता जा रहा है, राष्ट्र हित में खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है, देश तरक्की करेगा? नहीं, ये सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कल परसों ये ऐसे ही मैं हॉस्टल में एक वो क्या कहते हैं बहुत बड़े वो भी देशभक्त हैं, हम लोग तो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। तो वो बोले कि मैं उनको बोला क्या बात है आजकल साइकिल चलाने लगे, तो बोला कि नहीं बस एक्सरसाइज हो जाता है, इससे शरीर फ्री हो जाता है। मैं कहा यार तेल महंगा हो जा रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ता। लोग शराब खरीद लेते इतना महंगा, कभी सोचता नहीं है तेल महंगा हो गया तो क्यों सोचता है, आखिर कहाँ जाता है, देश में ही तो जाता है। कह रहा कि हम जो महंगा डीजल और तेल खरीदते हैं तो कहाँ जाता है, देश में ही तो जाता है, देश ही तो तरक्की कर रहा है। मैं कहा कि ऐसा कीजिए, आप जो है ना पेट्रोल पंप में जाइए, डीजल पंप में, ठीक है, और वहाँ जाके एक वो लगा दीजिए, ठीक है, हैंडबिल लगा दीजिए कि जो इस रेट में पेट्रोल और डीजल तेल नहीं खरीद सकता है वो देशद्रोही है, और जो खरीद ले वो देशभक्त है। और लगा के बगल में खड़ा रहना और चेहरा को अच्छे से ढक के रहना, नहीं तो इतना चप्पल और जूते पड़ेंगे ना वहाँ, समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी देशभक्ति और क्या कहते हैं देशद्रोही की ये डेफिनेशन क्या है। अब बताइए, कह रहे कि कहाँ जा रहा है, देश में ही तो जा रहा है। फिट इंडिया को बढ़ावा नहीं है ये, साइकिल चलाइएगा फिट रहिएगा, मोदी जी का फिट इंडिया बढ़ावा होगा इससे। कोई बात नहीं, कपड़े भी मत पहनिए ना भाई, खर्चा नहीं होगा, खाना भी मत खाइए। अब तो क्या बोल रहा है कि सिलेंडर महंगा हो रहा है, तो इसका मतलब खाना भी मत बनाइए, लकड़ी में बनाइए। हम रोए थे, राहुल जी गए थे रोने के लिए, मनमोहन जी गए थे कि हमारे माओ को एक बार खाना बनाने में 400 सिगरेट के बराबर उनके टॉक्सिक जाता है उनके फेफड़ों में। तो अब क्या जाता है, तब धुआं टॉक्सिक था और अब धुआं वो आपका क्या कहते हैं नेचुरल गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इतना जो महंगा हो रहा है गैस, तो अब खाना भी मत बनाओ, मत खाओ खाना, गाड़ी मत चलाओ। अरे गाड़ी छोड़िए ना, केवल गाड़ी चलाने की बात नहीं है, तेल से खाली गाड़ी थोड़ी चलती है, खेती कहाँ से होता है। एक किसान डीजल खरीदता है ना भाई पंप सेट चलाने के लिए, तो वहाँ नहीं जाता है डीजल। कार मत चलाइए, साइकिल चलाइए, फिट रहिए, लेकिन भाई खाना बिना खाए फिट कैसे रहेंगे आप। किसान अन्न ही नहीं उगा पाएगा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी तो आप कहाँ से फिट रहेंगे। तो